मेजर जनरल सोई, सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये बताना अपने दर्शकों को जरूरी है कि आखिर कौन सी वो जापान की जगह है जहां पर ये अब तैनाती की जाएगी और उसका क्या इंपैक्ट होगा। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं वॉल पर जिनपिंग की घेरेबंदी का प्लान क्या है। अमेरिका का जो सबसे बड़ा एक्शन है यूरोप की बजाय जापान में होगा। F-16 की तैनाती अब यूरोप से हटाकर जापान में की जाएगी। जापान के कादनाया बेस पर इसकी तैनाती होगी। तो चलिए सर, अगर हम दिखा पाए थोड़ा ये जो पूरी की पूरी खबर, इसमें हम और बेहतर तरीके से समझा पाए जो अमेरिकी घेराबंदी है। अमेरिका का जो सबसे बड़ा एक्शन है वो ये कि यूरोप के साथ साथ जापान में भी F-16 की तैनाती होगी। जापान के कादेना या बेस पर इसकी तैनाती की जाएगी। कादेना या बेस पर अमेरिकी सैन्य अड्डा, इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे सोई सर से। अब तक अमेरिकी F-15 जेट रहे हैं जापान में तैनात, लेकिन अब उससे आगे बढ़ते हुए F-16 लड़ाकू विमान 16 जनवरी को पहुंचे चुके हैं यहाँ पर। और उनकी तैनाती का क्या मतलब शब्द इस्तेमाल किया था कि भूमाफिया चाइना, यानी कि उसकी विस्तारवादी नीति से सब जानते हैं और जिस प्रकार से वो ताइवान पर लगातार खतरा बनता जा रहा है और आसपास के देशों पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, चाहे वो जापान हो, फिलीपींस हो, वियतनाम हो। तो यहाँ पर एक जो दो शक्तियाँ निकल के आ रही हैं वो है अमेरिका और जापान, जो कि चीन का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। साथ ही साथ ताइवान को अमेरिका लगातार हथियारों की मदद दे रहा है। ये जो अपग्रेड है हथियारों का, क्योंकि जापान का अभी तक सेल्फ डिफेंस फोर्सेस है, जापान ने भी अब थोड़ा सा अपनी रक्षा के लिए चीन को जो उनके साथ टेंशन है, कई आइलैंड्स के ऊपर दोनों का आपस में विवाद है, स्पार्टली आइलैंड्स और दो तीन कई जगह पर उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए भी विवाद है, जिसको देखते हुए ये जरूरी था कि जापान को सशक्त किया जाए। और चीन को इसके लिए एक तरह से मैसेज होता है कि आसपास के देश आपसे टक्कर लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है और अमेरिका उनके साथ है, क्योंकि ताइवान पर भी हमला ना करे, इसको लेकर के भी अमेरिका कई बार चेतावनी दे चुके हैं। सर, अगर और बेहतर तरीके से सरल शब्दों में अपने दर्शकों को ये समझा पाए कि चीन, ताइवान और जापान, ये जो पूरा का पूरा विवाद है उस एरिया को लेकर के, उसको जरा और अच्छे तरीके से आप समझाएं। नहीं, देखिए ऐसा है कि चीन और ताइवान को चीन हमेशा अपना हिस्सा मानता रहा है और अभी जिस प्रकार से हम देख रहे हैं पिछले एक साल से खास तौर से लगातार चीन का ताइवान के ऊपर प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार वो मीडियन लाइन क्रॉस करते हैं और उनके एयरक्राफ्ट, शिप्स एक्सरसाइज करते रहते हैं। जब भी कोई यूएस की विजिट होती है या कोई नई हथियार देने की अनाउंसमेंट होता है, चाइना वहां पर एक्सरसाइज कर देता है। और इसके साथ ही साथ अमेरिका जो है वहां पर पूरी अपनी डिप्लॉयमेंट 7th फ्लीट उन्होंने रखा हुआ है वहां पर साउथ चाइना सी में, ताकि एक मेंटेन किया हो बैलेंस ऑफ पावर, कि चाइना को फ्री हैंड नहीं मिले ताइवान के ऊपर हमला करने का। ताइवान को अमेरिका लगातार हथियार दिए जा रहा है। मैंने आपके चैनल में देखा था, पीछे कवर भी किया था कि हार्पून है, रडार सिस्टम है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम्स हैं। ये सब अमेरिका ताइवान को आधुनिक हथियार दे रहा है। यानी कि एक तरफ ताइवान को हथियार दिया जा रहा है, दूसरा फ्रंट चाइना को डाइवर्ट करने के लिए वो है जापान। जापान को ताकतवर करने से चाइना जो है, जो जापान के साथ उनके विवाद हैं उन पर चाइना पूरी तरह से जिसको कहते हैं वो नहीं कर पाएगा। स्पार्टली आइलैंड के बाद जैसे चाइना बार बार अपने पेट्रोल भेजता रहता है, शिप्स भेजता रहता है, उनके ऊपर अपना अधिकार मानता है, तो जापान उनको कड़ा जवाब देने में सक्षम रहेगा। और चाइना का और अमेरिका क्यों कर रहा है ये सब? क्योंकि चाइना का जैसे आपने बताया था कि भूमाफिया है, उसका लैंड विस्तारवादी नीति है, तो कहीं ना कहीं एशिया में उसका प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था, जिसको चेक करने के लिए बड़ा जरूरी था कि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की बजाय ताइवान, जापान और बाकी देशों को सशक्त करे, जो कि जैसे हम रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भी देख रहे हैं कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की बजाय अमेरिका यूक्रेन की लगातार मदद कर रहा है। कुछ ऐसा ही संदेश चीन को भी देने की कोशिश है ताइवान और जापान में अपनी जो सैन्य क्षमता है उसको बढ़ाने को लेकर के। सर, मैं आपसे ये भी समझूंगी कि अब इस पर चीन का क्या रिएक्शन हो सकता है, लेकिन उससे पहले कुछ और डिटेल्स अपने दर्शकों को बताएं, क्योंकि अमेरिकी लड़ाकू विमान F-16 और F-22 की खूबियां क्या है, जिससे ये साफ हो जाएगा कि चीन की धड़कनें आखिर क्यों बढ़ी हुई है। तो सबसे पहले अगर हम F-16 की बात करें सर, तो वो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसके तमाम जो खासियत है, और साथ ही F-22 की हम बात करें तो दुनिया का पहला 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। इसके अलावा F-16 की और भी खासियत हम बताएं तो इसकी जो लंबाई है 49 फीट 5 इंच है, और वहीं F-22 की लंबाई जो है 62 फीट 1 इंच की है। इसके आगे बढ़ते हुए विंग स्पैन की बात कर लेते हैं। 32 फीट 8 इंच इसकी विंग स्पैन की लंबाई है, और इसके अलावा इसका जो विंग स्पैन है वो है 44.6 फीट का F-22 जो पहले से ही तैनात था।
अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है F-16 लड़ाकू विमान। टेक ऑफ करते वक्त इसके वजन की भी बात करेंगे। और अगर F-22 की बात करें तो ये देखिए 65,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान ये भर सकता है। वजन टेक ऑफ करते समय कितना कैरी कर सकता है F-16? ये कर सकता है 17,009.7 kg। और साथ ही अगर हम इसकी बात करें F-22 की तो इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, क्योंकि 4,000 ये देखिए एक बार में 4,200 किलोमीटर तक उड़ने में सक्षम है। और F-22 की बात करें तो ये कॉम्बैट रेंज इसकी जो है 850 किलोमीटर की है। इसके अलावा F-16 की और भी ज्यादा जानकारी दे, इसकी स्पीड कितनी है देखिए 2,500 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड है। वही फेरी रेंज की बात हम अगर यहां पर कर लें 3,200 किलोमीटर F-22 की जो स्पीड है वो 2,414 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसके अलावा मल्टी बैरल कैनन विथ 500 राउंड, ये भी समझिए कि इसको कितना घातक बनाता है। और ये देखिए 20 मिलीमीटर का वल्फन रोटरी कैनन है इसके पास। वहीं देखिए 6 एयर टू एयर मिसाइल को ये कैरी करता है और साथ ही 2 एयर टू ग्राउंड मिसाइल को भी कैरी करता है। तो तमाम खासियत हम बता रहे हैं और इन खासियतों को देखकर समझा जा सकता है कि क्यों F-16 की तैनाती की गई है। दोनों ही जो F-22 है और साथ ही जो F-16 है जिनको तैनात किया गया है उसको लेकर के और बेहतर तरीके से अगर हम आपको समझाएं तो दुनिया का पहला 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है F-22। इस दोनों ही जो फाइटर जेट्स हैं उनकी जो तमाम खासियत है वो हमने बता दी अपने दर्शकों को। सर, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनकी खासियत को समझने के बाद ये आसानी से समझा जा सकता है कि आखिर क्यों चीन की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और ऐसे में चीन क्या रिएक्शन कर सकता है, इसको लेकर के भी जानकारी दें, क्योंकि चीन चुप तो बैठने वालों में से नहीं है। देखिए 2-3 बातें हैं। जापान चीन की विस्तारवादी नीति से काफी चिंतित है और इस साल उन्होंने रिकॉर्ड डिफेंस बजट बनाया है $45 बिलियन। अमेरिका के साथ दोस्ती है, उनकी काफी अच्छी दोस्ती है, लगातार एक डील है, इसलिए उनकी सेल्फ डिफेंस फोर्स है। अमेरिका जिम्मेदारी है कि जापान को बचाए, उनकी सुरक्षा करे। ये जो F-16 और F-22 है ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। जैसे आपने अभी बताया एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, कैनन्स हैं और काफी हाइट तक जा सकते हैं। स्पीड 2,500 किलोमीटर तक है, यानी कि एक यहाँ पर एक नेक्स्ट लेवल का वेपन सिस्टम जापान के पास आ जाता है। क्योंकि चाइना जो अपना क्लेम करता है कि J-20 और J-18 उनके जो है 5th जनरेशन आ रहे हैं, जो कि जिसका कि कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये आने से जापान को सही में वो बल मिलेगा जिससे वो चीन को बराबर आंख से आंख देख सके और उसकी शक्ति, और चीन उसको कम आंकने की कोशिश ना करे। सर, ये भी समझना चाहूंगी कि हवाई वार में अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं है। चीन अमेरिका के मुकाबले में कहां टिकता है अगर हम हवाई वार की बात करें? देखिए चीन अमेरिका के सामने अभी कहीं एयर वॉरफेयर में कहीं नहीं है वो, क्योंकि चीन क्लेम करता है कि उन्होंने J-11 सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ड्रोन, जो उनका एवैक्स है, साथ ही फाइटर्स है, पूरा सिस्टम है जो अमेरिका का। चाइना अभी उसके सामने कहीं नहीं टिकता है। खाली ये है कि अमेरिका का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। यही कारण है कि अमेरिका ने ओकिनावा जापान में अभी ये दूसरी बेस एयर बेस में उन्होंने स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ताइवान को हथियार दे रहे हैं। उनका 7th फ्लीट साउथ चाइना सी में है, जिससे उन्होंने चाइना की पूरी तरह से घेराबंदी को कंप्लीट किया जा रहा है कि चाइना के ऊपर एक प्रेशर बने, चाइना की विस्तारवादी नीति को चेक मिले और दुनिया में जो चाइना ने अपना एक तरह से डर फैलाने की कोशिश कर रहा है उसके ऊपर रोक लगाई जाए। ये भी समझाएं सर कि अगर अमेरिका ने जापान के द्वीपों पर ये सैन्य अड्डे बनाए हैं तो चीन ने अमेरिका की घेरेबंदी के लिए कहां-कहां प्लानिंग की हुई है? नहीं, ऐसा है कि चीन ने भी कई जगह आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हुए हैं। ये जो चाहे वो आज चारों तरफ जो चीन की सीमा को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि जो आइलैंड्स हैं उनके ऊपर डिफेंस सिस्टम है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहे उनके ऊपर चाइना ने अपना डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है ताकि ये क्रिएट कर रहे हैं एक लेयर चाइना के आगे। अगर कोई चाइना के मेन लैंड पर अटैक करना चाहे तो पहले वो आइलैंड्स एक तरह से फ्लोटिंग फिक्स एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह काम करते हैं, वहां पर एयर बेस है, सेना है, पहले उनको वो क्लियर करने पड़ेंगे तब वो चाइना मेनलैंड पर आएगा। चाइना इस प्रकार से अपना डिफेंस सिस्टम लगा रहा है कि ताकि अमेरिका उनके जो मेन लैंड को थ्रेट ना कर सके। यानी कि कोई भी अगर पहले अटैक करता है तो उसको जब चाइना का मेन लैंड है वहां पहुंचने में काफी वक्त लग जाएगा और इस दरमियान जो अपनी जो तैयारी है उसको चाइना और ज्यादा पुख्ता कर लेगा। उस हिसाब से जो आर्टिफिशियल आइलैंड की आप बात कर रहे हैं उसकी तैयारी की गई है। चलिए आगे बढ़ते हुए, क्योंकि ये भी समझना बहुत जरूरी है कि जिस कादेना या बेस के बारे में हम बात कर रहे हैं जापान के,
उसका क्या भौगोलिक स्थिति है उसकी, और वहां पर क्योंकि इसकी तैनाती की जा रही है तो उसका क्या इंपैक्ट आगे पड़ेगा, कहां कहां वो टारगेट कर सकता है। और इसको समझने से ये भी साफ हो जाएगा कि ये कितना मायने रखता है, क्यों चीन यहां अमेरिकी फाइटर जेट्स की मौजूदगी से डरा हुआ है। तो ये भी मैप के जरिए अपने दर्शकों को आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल सर और बेहतर तरीके से अगर आपसे हम समझना चाहें कि जापान का जो कादेना एयर बेस है उसके बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे वो चीन के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है अमेरिका की तरफ से। नहीं, देखिए कादेना कहीं भी एक जो एयर बेस है, जैसे मैंने बताया था ओकिनावा में अमेरिका के पहले ही बहुत बड़ा 5th फ्लीट रहता है, वहाँ पे काफ़ी बड़ा नेवी और एयर बेस है। कादेना एयर बेस एक और बनने से जहाँ पर ये आधुनिक जेट आ रहे हैं कि वो F-16 और F-22 एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए जा रहे हैं, इससे जापान की हवाई ताकत में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। और जापान में जिस प्रकार से अभी एक और आइलैंड में जापान एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय करने जा रहा है, जो उनका आज ही मैं खबर देख रहा था कि अप्रूवल उनकी आ गई है, तो जिसकी वजह से जापान अभी अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। डिफेंस बजट उनका बहुत ज़्यादा हो रहा है और कई बार ये भी विचार उठता है वहाँ पर कि वो सेल्फ डिफेंस की बजाय अब वो प्रोएक्टिव काम करने के लिए सक्षम हो जाए कि अगर जहाँ से चाइना उनके ऊपर अटैक होने का खतरा हो तो वहीं पर वो उसी बेस पर हमला कर सके। और अगर F-16 और F-22 आ जाते हैं तो इससे पहले कि चाइना के एयरक्राफ्ट उड़े या वहां से उनके ऊपर हमले की तैयारी हो, वो उनको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चाइना की सेना को जापान पहुंचने से पहले ही एक तरह से बर्बाद कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो पहले अपने दर्शकों को बताते हैं। चीन जापान तनाव से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि नया सैन्य अड्डा जापान तैयार कर रहा है। चीन की घेरेबंदी के लिए ये जापानी तैयारी को और बेहतर तरीके से हम आपको समझाएंगे। जापान की तैयारी से अब ड्रैगन को एक और झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नया सैन्य अड्डा तैयार किया जा रहा है, जापान इसमें लगा हुआ है। सर, क्योंकि पहले से ही चीन के अंदर हम देख रहे हैं तो कई तरह की परेशानियों से जिनपिंग दो चार हो रहे हैं। हम इकोनॉमी की बात करें, हम अगर कोरोना की चुनौतियों की बात करें तो उस पर भी हम बात करेंगे। ऐसे में अब इस बड़ी खबर के बाद कितना इंपैक्ट चीन के ऊपर पड़ेगा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हुए जरा अपने दर्शकों को और भी समझा दें कि जो नया सैन्य अड्डा जापान विकसित कर रहा है वो मागेशिमा द्वीप पर तैयार किया जा रहा है। और सर ये देखिए, ये जो तमाम जानकारी है वो ये बता दें अपने दर्शकों को, नया सैन्य अड्डा जापान विकसित कर रहा है। चीन के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। मागेशिमा द्वीप पर यह सैन्य अड्डा तैयार किया जा रहा है। दरअसल कादेना एयरबेस पर चीनी हमले की जो आशंका है उसके मद्देनजर ये जापान की तरफ से पहले से ही तैयारी की जा रही है। अमेरिका इसमें साथ दे रहा है। कादेना पर हमले के दौरान मागेशिमा से काउंटर अटैक किया जाएगा जापान की तरफ से। मागेशिमा सैन्य अड्डे पर तैनात होंगी अमेरिकी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, यानी कि वो सीधा पलटवार वहां से किया जाएगा। 8 किलोमीटर है मागेशिमा द्वीप की लंबाई, यानी बहुत ज्यादा लंबाई नहीं है, लेकिन यहां पर अमेरिकी लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल्स हैं वो तैनात होंगी। टोक्यो से 1200 किलोमीटर दूर है मागेशिमा, यानी कि जैसे ही अगर अटैक होता है चीन की तरफ से तो काउंटर अटैक जापान की तरफ से किया जाएगा। और चलिए इसके अलावा आपको ये भी बता रहे हैं कि जापान के कादेना एयरबेस के बारे में भी जो जानकारी है वो भी आपको दें, जिससे साफ हो जाएगा कितना मायने रखता है और क्यों चीन यहां अमेरिकी फाइटर जेट्स की मौजूदगी से डरा हुआ है। तो चलिए अब आपको मैप के जरिए, सर अगर मैप के जरिए हम और बेहतर तरीके से ये समझा पाए कि कहां पर इसकी भौगोलिक स्थिति है, तो ये जो कादेना एयरबेस है कैसे बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, चाइना शंघाई से तकरीबन 770 किलोमीटर दूर है और ताइवान से 110 किलोमीटर है, यानी कि अगर कुछ होता है तो वो और यहाँ पर कादेना में फाइटर एयरक्राफ्ट है और मागेशिमा में वो डिप्लॉय कर रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम, जहाँ पर के अमेरिका की से ली हुई एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिप्लॉय की जाएंगी कि अगर उनके ऊपर कोई खतरा होता है तो वो उनको काउंटर किया जा सके। और ये कादेना एयरबेस से चाइना को जो है 700 किलोमीटर 770 किलोमीटर 650 किलोमीटर दूर है। चीन से की सीमा से 650 किलोमीटर ही है, यानी कि एयरक्राफ्ट जो है अगर 2500 किलोमीटर पर घंटे की तो 15 मिनट में वो वहां पर पहुंच जाएगा। 2500 किलोमीटर की स्पीड है तो कुछ मिनटों में ही वहां पर पहुंच के अपना हमला करने में सक्षम रहेगा। इसके आगे बढ़ते हुए सैटेलाइट के जरिए अगर हम मागेशिमा आइलैंड की भी तस्वीरें दिखाते हैं तो और बेहतर तरीके से दर्शक समझ पाएंगे। तो ये जो मागेशिमा टोक्यो से कितनी दूर है, देखिए 1200 किलोमीटर की दूरी पर है ये जो मागेशिमा, इसके बारे में भी सर जानकारी दें, जहां पर वो सैन्य अड्डा जापान बना रहा है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि एक जो मेनलैंड से अगर दूर कोई आइलैंड होता है जहां पर कोई सैन्य अड्डा बनाया जाता है, यानी कि अगर कोई जापान के ऊपर कोई हमला होता है चाइना की तरफ तो इस साइड से उसको बर्बाद किया जा सकता है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और इससे पहले कि कोई उनके चाहे नेवी हो चाहे एयरक्राफ्ट हो या कोई
हथियार मिसाइल इस तरफ आ रही हो तो उनकी एक साइड से उनको पहुंचने से पहले ही हवा में बर्बाद किया क्योंकि टोक्यो से 1200 किलोमीटर दूर है चीनी तट से मागेशिमा करीब 900 किलोमीटर दूर है। देखिए ईस्ट चाइना सी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और ये है मागेशिमा। ये मागेशिमा आइलैंड 300 किलोमीटर दूर है ताइवान तट से। तो यानी यहाँ पर सैन्य अड्डा बनाने का मतलब है और अमेरिकी मिसाइल्स की तैनाती का मतलब ये है कि ताइवान को लेकर के भी अगर चीन कोई कदम उठाता है तो यहाँ से उसका भी जवाब दिया जा सके और जापान पर भी हमला करने की हिमाकत ना करे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर ताइवान से इतना पास में है तो अगर कहीं भी दोनों तरफ कहीं थ्रेट होता है, चाहे वो जापान की तरफ थ्रेट होता है या ताइवान की तरफ थ्रेट होता है, वो दोनों के ऊपर वो उनको बचाव कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है दरअसल अमेरिका की तरफ से चाइना को कि जापान हो या ताइवान हो, आप कहीं पर भी अपनी जो आपकी विस्तारवादी नीति है, जैसे कि बार बार कह रहे हैं चीन भूमाफिया है, उसको आगे बढ़ाने की आप हिमाकत ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो अमेरिका की तरफ से इन दोनों ही देशों को, यानी कि तमाम जो इस इलाके में जो छोटे छोटे देश हैं उनको साथ मिला हुआ है और उनका एयर डिफेंस सिस्टम ना सिर्फ बहुत ताकतवर है बल्कि वो आप पर पलटवार करने की भी पूरी क्षमता रखता है। सर नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जब आप देखिए कि जापान ने इसके लिए तैयारी करी, पिछले 8 साल से लगातार जापान का बजट बढ़ता जा रहा है, डिफेंस जो लेटेस्ट वेपन सिस्टम एक्वायर कर रहे हैं, अपनी सेल्फ डिफेंस की सोच में बदली ला रहे हैं कि वो डिफेंसिव के बजाय प्रोएक्टिव हो जाए। और दूसरी बात यह है कि जो जिस प्रकार के वेपन सिस्टम अभी ले रहे हैं ये पूरी तरह से डिफेंसिव वेपन नहीं है, ये ऑफेंसिव वेपन कहना चाहिए कि दूर जाकर जहां पर चाइना अगर हमला करने का प्लान कर रहा है, जहां से हमला करने का प्लान कर रहा है, उनको वहीं पर बर्बाद कर रहा है। कोरोना को लेकर गंभीर चुनौतियों का सामना चीन को करना पड़ा है। इसके अलावा इकोनॉमी की बात करें तो जिनपिंग पर पहले भी सवाल उठे हैं, देश के अंदर से ही सवाल उठे हैं और अब जब बाकी देशों की तरफ से भी इस तरह की चैलेंजेस देखने को मिल रहा है चीन को, तो कितना मुश्किल होगा चौतरफा निपटना। नहीं, देखिए ये तो बड़ा जरूरी था चीन को चेक में लाना, क्योंकि चीन जो है आप देखिए दुनिया में एक इतनी इकोनॉमी इतनी अच्छी है, इतनी ग्रोइंग इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन एक जिम्मेदार देश नहीं है। जिम्मेदार इनकी विस्तारवादी नीति है, एक तरह से पुराना मिडिल किंगडम वाली सोच है कि ये ताइवान हमारा है, ये आइलैंड हमारे हैं, पूरा साउथ चाइना सी हमारा है, यहाँ से कोई निकलेगा तो हमसे परमिशन लिए बिना नहीं निकल सकता है। और उसके बाद जो कई बार ये भारत की तरफ से समुद्र हो आसमान हो हर तरफ हमारी दादागिरी चलेगी, तो वैसा होने वाला नहीं है क्योंकि तैयारियां हर तरफ कर ली गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल संजय सोई आपका इस तमाम जानकारियों को बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।